मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगातार देखते रहिएगा, अब आपके लिए वीडियोस मिलते रहे हैं। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट जो है उसके हमने न्यूमेरिकल जो पार्ट जो है अभ्यास वाला जो है 24 क्वेश्चंस हैं उसके, और हमने लगभग सभी कंप्लीट कर लिए हैं। बट हमारा कोचिंग बीएमसी जो इंस्टीट्यूट जो है इसने 2021-22 का जो सेशन जो है इसका ये जो ट्यूशन जो क्लासेस जो था इंस्टीट्यूट का जो क्लासेस जो है वो कल कंप्लीट कर लिया है। जैसा आपसे वादा किया था कि रिवीजन हम कराएंगे, सिलेबस होने के पश्चात भी आपको लगातार पढ़ाया जाएगा। अब आपके लिए फिर से ये जो समय निर्धारित जो किया गया है इस पे रिवीजन बैच लगातार बनाया जा रहा है। और इसके अंदर देखो, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है मेंटल एबिलिटी को सेट करके देखे, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाएगा ध्यान रखना, इस समय रिवीजन करवाया जाएगा। रिवीजन जब होता है तो रिवीजन मूल रूप से एज वेल एज मूल क्लास जैसा नहीं होता। इस समय बच्चों का परीक्षण भी किया जाता है और इस समय टीचर थोड़ा मुख्य मुख्य बातों पे फोकस करता है। तो आइएगा आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। और जैसा कि सभी को पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो नाम जो है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। यहाँ आपको एक नाम दिखाई दे रहा है और ये नाम है आवेश। ये नाम आपको थोड़ा सा, जो बच्चे नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं बच्चों को ये अजीब लगेगा, लेकिन इस समय तो लगभग आप सभी बच्चे आवेश के बारे में जान चुके हैं। और आवेश जो होता है वो होता क्या है, किसने इसको खोजा था, क्या करता है, इसके गुणधर्म क्या है। तो आवेश के जो खोजकर्ता जो है वह है थेल्स। आप सभी की जो थ्योरी वाला जो पार्ट जो है उसके अंदर ये आपको नाम देखने को मिल जाएगा। आवेश के खोजकर्ता कौन है? थेल्स हैं। और आवेश खोजा कैसे गया है, मूल चीज यह है। आवेश का जन्म कैसे हुआ है, मुख्य बिंदु यह है। तो ये बात है 600 ईसा वर्ष पूर्व की। 600 ईसा वर्ष पूर्व की यह बात है, जब ईसा मसीह जब पैदा हुए थे तो उसके जन्म से 600 साल पहले आवेश के बारे में वैज्ञानिक थेल्स ने हमको जानकारी दी है। और थेल्स ये कह रहा है कि एम्बर को जब ऊन से रगड़ा जाता है, इधर देखना भाई सभी, एम्बर को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो एम्बर जो है वह हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि एम्बर जो है वह आवेशित हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एम्बर के अंदर आवेश का गुण आ जाएगा तो हम कहेंगे कि एम्बर आवेशित हो जाता है। और वस्तु आवेशित होती है क्यों, ये मुख्य बिंदु है। रिवीजन बैच है, ध्यान से सुन लीजिएगा सभी। रिवीजन बैच के अंदर हम मुख्य बिंदु पे फोकस करेंगे। वस्तु आवेशित होती क्यों है, तो मूल जो इसका जो कारण होगा वह होगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और एम्बर पर जो आवेश जो बना है, आवेश जो आया है वह किस विधि से आया है। आपने एम्बर को लगातार ऊन से रगड़ा, तो लगातार रगड़ने का मतलब फिजिक्स में घर्षण से होता है, तो इस विधि को हम कहेंगे घर्षण विधि। और घर्षण विधि के अंदर इसको हम कहेंगे वैद्युत घर्षण। वैद्युत घर्षण कहने का मतलब है आवेश का जो जन्म जो हुआ है वह किस विधि से हुआ है, वैद्युत घर्षण विधि से हुआ है। और यह काम प्रारंभ कौन कर रहा है शुरू में? थेल्स। अब मुख्य बिंदु यह है कि सर जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण जो होगा वो किधर से किधर होगा। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु यह है, एक वस्तु यह है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु क्या है? बी है। तो आपको मूल रूप से थ्योरी के अंदर आप एक बार देखें, आपको एक शब्द हमने बताया है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। क्या होता है कार्यफलन? चैप्टर नंबर PEE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर भी इसकी हम मूल जानकारी लेते हैं। किसी भी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? कार्यफलन। तो यह एक प्रकार की क्या हो गई? ऊर्जा। इसका मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेगा जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण जो होता है वह कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर होगा। सुनने में कुछ बच्चों को अजीब लग सकता है, परंतु यहाँ कार्यफलन का मतलब है ऊर्जा। और एक ऐसी ऊर्जा जिससे कम, अब सपोज कीजिएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप दे रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है,
एक धातु से निकल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका स्थानांतरण होगा, तो कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर निकल रहा है तो उसका कार्यफलन कैसा होगा, कम। मतलब धातु को हमको एनर्जी कैसे देनी पड़ रही है, कम। तो मूल रूप से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण जो होता है वह कम कार्यफलन की वस्तु से अधिक कार्यफलन की वस्तु की ओर होता है। ये आपको मुख्य बात ध्यान रखना है। अब हम ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, यहां आवेश को हम 2 भागों में बांटते हैं, और यह आवेश 2 भागों में किस व्यक्ति ने बांटा है, किस वैज्ञानिक ने बांटा है। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। बच्चा आवेश कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, एक तो है धनावेश और एक है ऋणावेश। ये बात बताई किसने है, इस बात को बताने के लिए है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, यह बात कौन बता रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बता रहे हैं। अब मूल रूप से है एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। धनावेश ऋणावेश कब आएगा, ये आप सभी को पता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देगी, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देगी वह धनावेशित होती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लेती है वह ऋणावेशित होती है। बार बार कहा जा रहा है यह बैच रिवीजन बैच है, इसलिए इसको मूल बैच के तौर पे ना देखें। तो 2 प्रकार का हो गया, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। अब मूल रूप से बात यह है कि सर ये आवेश है क्या, हमने आवेश उत्पन्न कर लिया है, आवेश के खोजकर्ता थेल्स हो गए हैं। कब खोजा गया है, 600 ईसा वर्ष पूर्व खोजा गया है। कैसे खोजा गया है, घर्षण विधि से खोजा गया है। किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आवेश बनता किससे है, इलेक्ट्रॉनों से। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किधर से किधर होगा, कम कार्यफलन की वस्तु से अधिक कार्यफलन की वस्तु की ओर होगा। सर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। सर धनावेश कब आएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेश ग्रहण कर लेती है, और जो आवेश को जो लेती है, इलेक्ट्रॉन जो लेती है वह ऋणावेशित हो जाती है। अब आएगा आवेश है क्या, तो घर्षण के कारण वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण पैदा हो जाता है। जैसे ही हमने वस्तुओं को रगड़ा, ये आवेशित हो गई। अब ये जैसे आपने ये सुना है, हम बार बार कंघे को बालों से रगड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे ही हमने कंघे को बालों से रगड़ा तो जो कंघा जो है वो हल्के हल्के कागज के टुकड़े, धूल मिट्टी के कण इत्यादि को आकर्षित करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, ये कंघा जो है ये कुचालक है, लेकिन फिर भी रगड़ने से क्या आ गया, इसके अंदर आवेश आ गया। और जैसे ही इसके अंदर आवेश आया तो ये क्या आकर्षित करने लग गया, छोटे छोटे कागज के टुकड़े या धूल मिट्टी के कणों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। अब मुख्य चीज यह है, जैसे ही हम और भी इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, बचपन में आपने खेल खेला होगा, आप चेयर के ऊपर बैठते हैं, पीछे से दोस्त को कहते हैं कि ले भाई, दोस्त आपको बैठाता है और तौलिया बांध बांध के जोर से पीछे से मारता है और कहता है देख करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। पूछता है ना आपसे, अरे करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, तेरा मैं जादू दिखाऊं। अरे जादू कुछ नहीं भाई, क्या है ये, फिजिक्स। यहाँ लगातार घर्षण से क्या उत्पन्न हो रहा है, कुर्सी के अंदर आवेश उत्पन्न हो रहा है, और आवेश जैसे उत्पन्न हो जाता है तो आवेश का मतलब है अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। तो आवेश की पहली परिभाषा क्या होगी, वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने के इस गुण को हम आवेश कहते हैं। एक आवेश की सूक्ष्म परिभाषा और है। अच्छा ये बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास में, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आता है, प्रोटॉन पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण होता है। अगर मान लीजिएगा आवेश एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है, एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। और मान लेते हैं एक प्लस है, दूसरा माइनस है, एक माइनस है, दूसरा प्लस है, इनके मध्य कौन सा बल लगने वाला है, आकर्षण बल लगने वाला है। कहने का मतलब है अगर समान प्रकृति के हैं, सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अब इधर आइएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का भाई कुछ तो द्रव्यमान होता ही है, प्रोटॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है, और जब द्रव्यमान होता है तो दो पिंडों के मध्य एक बल लगता है जिसको हम नाम देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही लगता है, उसके साथ में ये आवेशित भी हैं, एक ऋणावेशित है, एक धनावेशित है। तो इनके मध्य चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत। क्या कहते हैं इसको, वैद्युत। तो कहने का मतलब है इनके मध्य एक वैद्युत बल भी लगता है।
तो इसकी सूक्ष्म परिभाषा क्या होगी आवेश की? आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच का वह सूक्ष्मतम गुण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक और बल अनुभव करते हैं जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। सर आकर्षण क्यों करता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल की हमेशा प्रकृति कैसी रहती है? आकर्षण की रहती है, और इनका थोड़ा थोड़ा तो अल्प द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण होगा लेकिन बहुत ही नगण्य होगा। कहने का मतलब है इसकी सूक्ष्म जो परिभाषा जो होने वाली है वो दोबारा आप एक बार नोट्स में देखिएगा, नोट लेके आप बैठे क्योंकि ये रिवीजन बैच है। आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच का वह सूक्ष्मतम गुण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक और बल अनुभव करते हैं जिसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो अब यहां से यदि हम बात करें आवेश के मात्रक की, तो आवेश ये आपने बार बार पढ़ा है, जब आप धारा पढ़ते हैं तो I बराबर क्या होता है? Q बट्टे T। अरे I बराबर Q बट्टे T होता है, तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो आइए धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहां से आवेश का जो एक मात्रक जो है वह एम्पीयर इनटू सेकंड भी हो जाता है। परंतु आवेश के बारे में मूल जानकारी जो हमें देता है वो कूलम देता है, और SI पद्धति के अंदर क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति मूल जानकारी जो देता है उसी के नाम के आधार पर हम उस राशि का मात्रक रखते हैं। तो आवेश का SI पद्धति के अंदर मात्रक क्या हो जाता है भाई? कूलम हो जाता है। आवेश के बहुत सारे मात्रक हैं। आवेश का एक मात्रक फैराडे भी होता है, फैराडे भी होता है। आवेश का मात्रक स्टेट कूलम भी होता है। आवेश का मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है। ये लीजिएगा। तो आवेश के बहुत सारे मात्रक हैं, इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, एक फैराडे जो होता है वह 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक कूलम ध्यान रखना, एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर है। एक जो कूलम होता है वो से सुनना, की बार कूलम की बात कर रहे हैं, एक कूलम जो होता है वह 3 गुना 10 की घात 9 ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या हो गया? कूलम हो गया। आवेश का सीधे पद्धति में मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। ऐसे ही आवेश के बारे में आप जानकारी लेते हैं तो अभी भी आपको बताया है, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे देखिएगा, आवेश अगर है, आपका भी अगर कोई नाम है तो आपका एक नेचर होगा, आपका अपने एक नेचर है। आपका आवेश का भी क्या होगा? नेचर होगा। नेचर का मतलब गुण होगा। तो आवेश के बहुत सारे गुण पढ़ने वाले हैं और ये मूल रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आवेश एक राशि कैसी है? अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि का शाब्दिक अर्थ यह है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, उसका मान होता है, उसके दिशा नहीं होती है, वो है राशि अदिश होती है। आवेश जो होता है, एक स्थिर जो आवेश होता है, आपको ध्यान से सुनना है, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र क्या है ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा धीरज रखना है। एक स्थिर जो आवेश जो है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि इसी अगर आवेश को मान लीजिएगा, आवेश को हम क्यों से दर्शाते हैं, अगर इसी आवेश को हम थोड़ा सा हम चला देते हैं, जो मैंने रेखा जो खींच रहा हूं रंगना कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, इसका मतलब जो आवेश जो है वो नियत वेग से नहीं जा रहा, परिवर्तनशील वेग से जा रहा है। अगर आवेश परिवर्तनशील वेग से जा रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है एक गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब सपोज कीजिएगा, ये लीजिएगा, ये आवेश जो है ये नियत वेग से है, नियत वेग से है यहां पर, और अगर यह आवेश परिवर्तनशील वेग से जाने लग जाए, अभी आपको जैसा बता रहे थे, तो परिवर्तनशील में भी यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और यह चुंबकीय विकिरणें भी निकालता है। दोबारा एक बार देखिएगा, अगर आवेश नियत वेग से जा रहा है, फिक्स वेग से जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
अगर आवेश परिवर्तनशील वेग से जा रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। ये हो गया इसका दूसरा बिंदु। आवेश जो है वह संरक्षण के नियम का पालन करता है, मतलब आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज इज कंजर्वेटिव। आवेश क्वांटीकरण के नियम का भी पालन करता है। आवेश क्वांटीकरण के नियम का भी पालन करता है। यह हम पढ़ेंगे आगे। आवेश योज्यता के नियम का भी पालन करता है, निश्चलता के नियम का भी पालन करता है। ये अभी अभी केवल हमने इनके नाम देखे हैं। आपसे पूछ लेगा आवेश के कोई 3 गुणधर्म लिखो, तो लिख दीजिएगा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, आवेश क्वांटीकरण के नियम का पालन करता है, आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, आवेश निश्चलता के नियम का पालन करता है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है। गतिशील आवेश जो नियत वेग से है वह ई वेक्टर व बी वेक्टर दोनों बनाता है। बट अगर ये त्वरित आवेश है, परिवर्तनशील अगर ये वेग लग रहा है, मतलब त्वरित कब कहलाएगा? जब वेग में क्या होगा? लगातार परिवर्तन होगा। तो त्वरित आवेश ई वेक्टर भी बनाएगा, बी वेक्टर भी बनाएगा, वे चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। अब ये सर ये है क्या? आवेश संरक्षण के नियम का मतलब क्या है? अभी हम इसे आगे पढ़ने वाले। आवेश संरक्षण का जो नियम जो है वो यह कहता है कि आवेश को अतिरिक्त रूप से, सुन लीजिएगा, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मान लेते हैं जैसे अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे। आपने 92 एटॉमिक नंबर देखा है, यूरेनियम का होता है 92U235, और जैसे ही 92U235 पर न्यूट्रॉन का हम आक्रमण कराते हैं, अटैक कराते हैं, तो ये 92U236 जो है यह टूटेगा, और टूटने के पश्चात ये थोरियम में टूटता है और ये हीलियम में टूट जाता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर टेबल के अंदर कितने पर है? 90 पर है, और हीलियम कितने पे आता है? 2 पर आता है। एटॉमिक मास कितना है हीलियम का? द्रव्यमान संख्या 4 है। अब 36 में से 4 जाएगा तो ये 232 बच जाएगा। परंतु हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल किसकी बात कर रहे हैं? आवेश संरक्षण के नियम की बात कर रहे हैं। नीचे यूरेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? 92 इलेक्ट्रॉन है। इधर 0 है, न्यूट्रॉन के अंदर 0 नहीं होता है, एरो लगाइएगा। ये 90 इलेक्ट्रॉन है प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल अभिक्रिया के पश्चात कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 92। अभिक्रिया से पहले भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 92। क्या कोई नया आवेश बना 93 वाला? नहीं बना। क्या इधर से कोई कमी हुई? नहीं हुई। कहने का मतलब है जितने आवेश अभिक्रिया से पूर्व रहते हैं उतने ही आवेश अभिक्रिया के पश्चात भी रहते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह कहलाता है आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या है भाई? क्वांटीकरण का नियम क्या है? अब मैं हमेशा क्लास में मोटे तौर पे एक बात कहता हूं, आवेश ना आधा होगा, ना पौना होगा, ना सवाया होगा। आवेश हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा, और इसके लिए आपको बताया है Q बराबर प्लस माइनस N। सर प्लस माइनस क्यों लगा रहे भाई? आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो यहाँ N बराबर 1 2 3 लगातार इस तरह से चलता रहता है। किसी वस्तु पे आवेश 0 भी हो सकता है, ये लीजिए। तो मूल रूप से ये कहा जा रहा है, यहां ये जो E जो है सर वो क्या है? E का मतलब है 1.682 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन पर किसका मान है? आवेश का मान है। वैसे होता तो ये नेगेटिव है, परंतु हम नेगेटिव लिखते नहीं है, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे, पर वो प्लस का होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा ये बताइएगा, ये मैंने इधर लिखा है, जो पूर्ण संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्याएं सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 से जाती हैं लगातार। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है? बोलिएगा, 0 से कहां तक जाती है? इनफिनिट चलती जाती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण होती है माइनस इनफिनिटी से प्लस। हाँ, माइनस भी आएगा और प्लस भी आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, आवेश अगर किसी वस्तु पर होगा, इधर देखना, आवेश अगर किसी वस्तु पे होगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, तो वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा?
पूर्ण गुणज होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन Q का मान, 1.5 इलेक्ट्रॉन Q का मान, 2 इलेक्ट्रॉन Q का मान, हम ऐसे लेके चल रहे हैं। ये मान लीजिएगा साथ साथ में 3 इलेक्ट्रॉन 3.1। कौन कौन से संभव नहीं है इनके अंदर? 1.5 वाला ये संभव है, ये भी संभव है, ये संभव नहीं, क्योंकि ये दशमलव संख्याएं आ जाती हैं और हमको एक पूर्ण संख्या ही लेना है। आइएगा आगे, योज्यता का नियम। मान लीजिएगा अगर हम योज्यता के नियम की बात करते हैं और अपने पास में ये कोई निकाय है, ये लीजिएगा निकाय में आवेश भरा हुआ है, भर दीजिएगा। इधर Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, इधर क्या है Q4 है, डॉट 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 क्या है Q1 है, मतलब इसके अंदर n आवेश भरा हुआ है। तो टोटल जो आवेश होगा इसके अंदर हम पूरे आवेश को निकालना चाहें तो सर Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। सर ऐसे क्यों योग कर रहे हो भाई? आवेश एक अदिश राशि है तो योग कौन सा होगा? सदिश योग या बीजगणितीय योग? बीजगणितीय योग होगा। तो कहने का मतलब यह है किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। यही आवेश की योज्यता का नियम कहलाता है। और लास्ट जिसे निश्चलता के नियम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास में 2 माइक्रो कूलम का आवेश है। अभी ये आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, 2 माइक्रो कूलम का है। अब मैं इसको गति कराता हूं। जब ये गति करेगा तो गति करने के दौरान इस आवेश का जो ये मैग्नीट्यूड जो है 2 माइक्रो कूलम, ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो आवेश का जो परिमाण जो है ना, आवेश का जो मान जो है वो तो नियत बना रहता है, परंतु नियत क्या नहीं रहता सर? भाई इसका कुछ मास तो होगा, भाई कुछ तो इसका मास है। अगर इसका मास है, ये स्थिर मान लेते हैं, सपोज कीजिएगा ये 2 ग्राम का है, सपोज कीजिएगा ये इसका जो वजन जो है 2 ग्राम है, हम मान के चल रहे हैं ऐसा। तो जैसे जब ये गति करेगा, गति करने पर शरीर का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा या फिर 2 ग्राम ही रहेगा, ये मुख्य बिंदु है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आता है आइंस्टीन का, और आइंस्टीन ये कहता है m बराबर m0 रूट 1 माइनस v² बटे में c²। c क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल, और कितना होता है मान? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। c का जो मान है वह है 3 गुणा 8 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। दुनिया में इस चाल से ज्यादा कोई चाल अभी तक संभव नहीं है। कहने का मतलब है यह आवेश का वेग है। किसका वेग है? आवेश का वेग है। सर जो आवेश जो जा रहा होगा ना, जो आवेश दौड़ रहा है, उसका वेग c से तो भाई कैसा होगा? कम। ऊपर वाली संख्या कम, नीचे वाली संख्या बड़ी, तो इसका ओवरऑल आंसर कैसा आएगा? 1 से छोटा। आंसर कैसा होगा इसका? 1 से छोटा। अंश जो है हर से छोटा है, 1 से छोटा होगा। सर ये 1 में से और घट रहा है, 1 में से और घट रहा है, तो रूट के अंदर जो संख्या जो आएगी वो 1 से कैसी आएगी? बहुत ही छोटी आएगी। सर फिर इसका रूट भी तो लग रहा है भाई, रूट जब इसका निकालोगे तो संख्या और कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। आपने ये पढ़ा होगा x समानुपाती 1 में y। नीचे की राशि अगर घटती जा रही है तो ऊपर वाली राशि बोलो बढ़ती जाएगी। अगर ये आवेश कुछ v वेग से लगातार गति कर रहा है तो नीचे वाला जो मान जो है वो कम होता जाएगा। अगर कम होता जाएगा तो m जो है बोलो वो बढ़ता जाएगा। सर ये m क्या है? ये m वह है जब आवेश गति की अवस्था में है। सर ये m0 क्या है? जब आवेश कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो आप मुझे ये बताइएगा, अगर आवेश v वेग से गति कर रहा है तो v वेग से गति करते वक्त ये जो वाला जो मान जो है कैसा होगा? छोटा होता जाएगा। जब छोटा होता जाएगा तो ये वाला मान बढ़ता जाएगा। मतलब जब आवेश गति की अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान बोलो बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। अत्यंत निश्चलता के नियम से यह तात्पर्य है कि जब आवेश जब स्थिर अवस्था में है और गतिशील अवस्था में है, तो जब वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में जाता है तो आवेश के द्रव्यमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। परंतु आवेश का जो परिमाण जो है, अगर 2 माइक्रो कूलम है तो 2 माइक्रो कूलम ही बना रहेगा। यह आवेश की निश्चलता का नियम है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लगातार देखते रहिएगा। इसके बाद हम कल मिलते हैं।